नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, यानी कि इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट कैसे करता है, कैसे इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन तीनों इक्वल होते हैं, और कैसे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट को लीड करती है और इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं जो हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जानने में हेल्प करेंगी। तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी है। पहला है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर होता है जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे एंटरप्राइजेस हो गई, फर्म्स हो गई, कंपनीज हो गई, ये सब प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। देन नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट है। देन फिर आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में आता है, हाउस होल्ड सेक्टर की जो ट्रू डेफिनेशन होती है वो होता है ग्रुप ऑफ पीपल। अगर एक घर से फूड इनटेक करते हैं, यानी कि जो कॉमन किचन से फूड लेते हैं, वो डेफिनेशन होती है एग्जैक्ट हाउस होल्ड्स की। तो ये जो कंजम्पशन करते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर में आता है। देन आता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या होता है कि जो भी इकोनॉमी होती है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती। सब इकोनॉमीज को या तो कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, और जिनमें वो एफिशिएंट होती है वो एक्सपोर्ट करती है, और जिनमें वो अनएफिशिएंट होती है वो चीजें इंपोर्ट कर लेती है, जो कि आपका कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है रिकार्डो की। तो एक्सटर्नल सेक्टर होता है, यानी कि जो चीजें हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे या हाई कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हम इंपोर्ट कर लेंगे, और जो हम इफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीजें हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सटर्नल सेक्टर में क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, जिसको एनएक्स बोलते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का आई मतलब क्या है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन का वो हिस्सा, यानी कि जो कैपिटल गुड्स है। देन गवर्नमेंट को जी से डिनोट करते हैं, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देन सी यानी कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, एंड देन एनएक्स यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स। देन आ जाता है इनपुट्स। तो हमें कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 इनपुट्स की जरूरत होती है, जिनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो पहला है लैंड यानी नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि वाटर भी हो सकता है, लैंड हो सकता है, ये हमें हायर करना पड़ता है। देन हमें लेबर हायर करने पड़ेंगे, लेबर को हमें रिटर्न में वेजेस देने पड़ेंगे। देन कैपिटल, कैपिटल मतलब होता है फिजिकल गुड्स, यानी कि फिजिकल कैपिटल। बाकी जो फाइनेंशियल कैपिटल होती है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती है, वो हम इकोनॉमी में नहीं पढ़ते। हम इकोनॉमी में सिर्फ फिजिकल कैपिटल पढ़ते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट मतलब जो होता है वो ये नहीं कि आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, मार्केट शेयर, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, डिवेंचर में पैसा लगा रहे हैं, वो नहीं होता। कैपिटल मतलब आप फिजिकल गुड्स खरीद रहे हैं जो आपको फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, यानी कि मशीन्स हो गई, ट्रैक्टर या जो भी है, ये सब कैपिटल गुड्स का पार्ट है, यानी कि कैपिटल का पार्ट है। देन आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक फर्म का मालिक होता है, जो ओनर होता है, जो कि इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइनली लेके आता है और इनको एफिशिएंटली यूज करके कुछ प्रोड्यूस करता है। तो इसको ओनर ऑफ एंटरप्राइज बोलते हैं, और ये रिटर्न में क्या लेके जाता है, प्रॉफिट लेके जाता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइनली लेके आएगा और कुछ इफिशिएंटली प्रोड्यूस करेगा, या तो गुड्स या सर्विसेज। देन आ जाता है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब आप कोई भी प्रोडक्शन करना है तो आपको एक एंटरप्राइज खोलनी पड़ेगी। एंटरप्राइज खोलनी है तो आपके लिए उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए आपने लेबर हायर किया, उसको बदले में आपने वेजेस दी। फिर नेचुरल रिसोर्सेज हायर की, यानी कि लैंड लिया या कोई वाटर लिया, तो बदले में आपको रेंट देना पड़ेगा। देन आपने कैपिटल हायर की, कैपिटल यानी कि कोई भी मशीनरी ली, तो मशीनरी के लिए आपने लोन पे लिया तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। देन आपने एंटरप्रेन्योर हो तो आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, तो बदले में जो प्रॉफिट होगा, जो रिटर्न होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये सब हो गए आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये हो गए आपके फैक्टर पेमेंट्स, यानी कि आपने जो फैक्टर सर्विसेज ली है उनके बदले में आपने पेमेंट किया है। पेमेंट क्या हो गया, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट एंड वेजेस, ये आपके फैक्टर पेमेंट्स हो गए, और वो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। देन अगर आप एंटरप्राइज है तो आप कुछ प्रोड्यूस करेंगे, या तो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। तो गुड्स और सर्विसेज को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। गुड्स या सर्विसेज या तो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे या फाइनल गुड्स होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जो प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं करते, इनमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है, और ये एज ए रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, और ये खुद कंज्यूम हो जाते हैं एज ए रॉ मटेरियल। फाइनल गुड्स बनते बनते ये खुद कंज्यूम हो जाते हैं।
जैसे एग्जांपल रोल्ड स्टील, यानी कि कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कोई कार बना रही है या ट्रक बना रही है, तो वो जो स्टील मंगवाएगी उस स्टील को मोल्ड करके या शेप करके वो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये इंटरमीडिएट का एग्जांपल है रोल्ड स्टील। जबकि फाइनल गुड्स में क्या क्या आता है? फाइनल गुड्स में आएंगे कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो प्रोडक्शन में आपके हेल्प करते हैं और ये खुद कंज्यूम नहीं होते, और ये ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ट्रैक्टर, फार्मर के लिए जो ट्रैक्टर है वो क्या है? कैपिटल गुड्स है। यानी कि उबर जो सर्विसेज है उनके लिए जो अगर वो कार खरीद रहे हैं तो वो एक कैपिटल गुड्स है। यही अगर एक हाउस होल्ड अगर कार खरीद रहा है तो वो उसके लिए कंजम्पशन गुड है। कंजम्पशन में भी कौन सा है? ड्यूरेबल। ठीक है। और अगर वही कोई कंपनी या कोई प्रोडक्शन या कोई सर्विसेज दे रहा है वो अगर खरीद रहा है तो वो उसके लिए क्या है? एक कैपिटल गुड्स है। तो चीज जो प्रोडक्ट होगा वो कैपिटल गुड होगा या कंजम्पशन गुड होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? वो फाइनल ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस पर्पस के लिए हुई है। देन आ जाता है कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड के दो टाइप होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो होते हैं जिनकी लाइफ 3 ईयर से ज्यादा होती है, एग्जांपल टीवी या कार। देन आ जाए नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिनकी लाइफ लेस देन 3 ईयर्स होती है, जैसे क्लोथ्स एंड बर्गर या फूड एंड बेवरेजेस या फूड आइटम्स जो भी आप लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल, जो कि आप फाइनली कंज्यूम करते हो, तो वो सर्विसेज होती है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स को क्या होता है। डू नॉट गेट्स एग्जॉस्ट इमीडिएटली, देन लास्ट ओवर पीरियड ऑफ 3 years। देन एग्जांपल होम अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स। इनको हम व्हाइट गुड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इनको हम व्हाइट गुड्स बोलते हैं। देन आ जाता है नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल यानी कि जिनकी लाइफ जनरली लेस देन 3 years होते हैं, ये कंज्यूम इमीडिएटली एंड जनरली लेस देन ईयर। एग्जांपल कॉस्मेटिक, फूड, फ्यूल, पेपर एंड क्लोथिंग्स। देन इनको एफएमसीजी बोला जाता है। एफएमसीजी मतलब पैकेज सेल क्विकली एट लो कॉस्ट, यानी कि ये फटाफट पैकेज होके और बहुत लो कॉस्ट में प्रोड्यूस होते हैं और फटाफट कंज्यूम हो जाते हैं। ये जो टर्म्स है एफएमसीजी और वाइट गुड्स, ये आप न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक सेक्शन में जनरली सुनते होंगे अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज देखते हैं तो। देन आता है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? एक तो इंटेंजिबल होती है और एक काइंड ऑफ कंजम्पशन गुड होता है, ठीक है, और फिर कंज्यूम इमीडिएटली हो जाती है। और देन एग्जांपल है इनका बैंकिंग, एजुकेशन, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, ये सब सर्विसेज का पार्ट है। फिर आ जाता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की कुछ ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कैपिटल गुड को कैपिटल गुड होने के लिए। जैसे इट प्रोड्यूस्ड ड्यूरेबल आउटपुट। पहली बात, ये खुद एक ड्यूरेबल आउटपुट होना चाहिए, यानी कि इसकी लाइफ जनरली लॉन्ग होनी चाहिए। देन इट अगेन एक्ट एज इनपुट। ये प्रोडक्शन में इनपुट की तरह यूज होना चाहिए और इनपुट की तरह यूज होते हुए खुद कंज्यूम नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस है कैपिटल गुड को कैपिटल गुड होने के लिए। देन एग्जांपल इसका है ट्रैक्टर, और मैंने कार भी बताया। कार इन केस होगा अगर आप उबर सर्विसेज में या किसी चीज में यूज कर रहे हैं। अगर वही कार आप हाउस होल्ड यूज कर रहा है खुद के पर्पस के लिए तो वो कंजम्पशन गुड हो जाएगा, कंजम्पशन में भी ड्यूरेबल गुड हो जाएगा। देन आज हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी में कैसे मनी सर्कुलेट होता है और कैसे आपका एक्सपेंडिचर किसी की इनकम होती है और किसी की इनकम किसी का एक्सपेंडिचर होती है। फॉर सिंप्लिसिटी हम 2 एजम्पशन लेते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर और कोई एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, ये सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, और जो भी हम अर्न कर रहे हैं वो पूरा कंजम्पशन में, यानी कि पूरा कमाया हुआ हम उड़ा रहे हैं। तो पहले एक केस देखते हैं। इस केस में क्या है, अगर मान लीजिए हाउस होल्ड्स है, हाउस होल्ड्स को डिमांड है बर्गर की और इन्होंने डिमांड की बर्गर की, तो एक इनमें से हाउस होल्ड ने जाके एक एंटरप्राइजेस खोली तो एंटरप्रेन्योर हो गया। अभी एंटरप्राइज खोलेगा तो इसको प्रोडक्शन करने के लिए कुछ लेबर हायर करने पड़ेंगे, तो इसने लेबर हायर किया। इसको प्रोडक्शन करने के लिए लैंड की जरूरत है, तो लैंड भी इसने किसी हाउस होल्ड से रेंट पे लिया। फिर जो हाउस होल्ड हैं इन्होंने कुछ सर्विसेज दी। सर्विसेज होगी लैंड, कैपिटल और लेबर और एंटरप्रेन्योर। तो जो फैक्टर सर्विसेज इन्होंने दी बदले में इनको फैक्टर पेमेंट मिलेगा। तो फैक्टर पेमेंट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गए, वेजेस हो गए, रेंट हो गया और
इंटरेस्ट हो गया। प्रॉफिट मान लीजिए 40 का हुआ है, वेजेस आपके 10 के हैं, रेंट आपका 20 का है और इंटरेस्ट आपका 30 का है, तो टोटल 100 हो गया। तो ये जो आपने फैक्टर सर्विसेज दिए हैं, बदले में आपको फैक्टर पेमेंट मिला। अब जो आपको 100 की आपकी इनकम है, आप जो प्रोड्यूस किया है गुड्स, ये इनडायरेक्टली बेचे किसको जाएंगे? हाउस होल्ड्स को बेचे जाएंगे। तो हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए, बदले में उन्होंने जो अर्न किया था 100 रुपीज, इन्होंने कंपनी को एज ए एक्सपेंडिचर दे दिया। तो अब हम जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, तो हम अगर इन इनकम को कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स को, तो ये इनकम है, प्रॉफिट इनकम होगी किसी की, वेजेस भी किसी का इनकम होगा, रेंट किसी की इनकम होगी, इंटरेस्ट किसी का इनकम होगा। अगर इन चारों को प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 100 रुपीज, ये जीडीपी होगी बाय इनकम मेथड। और वही अगर हम एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंडिचर में हमने क्या पढ़ा था, या तो एक्सपेंडिचर सी होगा प्राइवेट के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा जी, या फिर इन्वेस्टमेंट होगा आई, और या फिर नेट एक्सपोर्ट्स होंगे। तो वो हमने अभी एज्यूम किया कि कोई एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, और हमने एज्यूम किया कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। तो हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ कंजप्शन बाय हाउस होल्ड हो गया, सी बच गया, और सेविंग्स हमारे पास कुछ है नहीं। तो सेविंग क्या होता है? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे कोई कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई सेविंग नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जीरो। तो 100 एक्सपेंडिचर क्या हो गया? हमारी इनकम हो गया, हमारा जीडीपी हो गया बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब तीसरा बचा बाय प्रोडक्शन मेथड, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड, तो प्रोडक्शन मेथड से जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो कितना हुआ है? 100 का हुआ है, और इनपुट जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो कुछ है नहीं, तो टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड 0 है, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? प्रोडक्शन 100 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम केस लेंगे उसमें हम ये मानेंगे कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन और बढ़ाना है, अगर हमें जीडीपी को बढ़ाना है तो, और जीडीपी को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें पहले सेविंग्स शुरू करनी पड़ेगी। सेविंग्स करेंगे तो फिर हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे, और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन और बढ़ेगा, हमारी इनकम और बढ़ेगी, और हमारी डिमांड और बढ़ेगी। तो मान लीजिए फैक्टर सर्विसेज वही है, 100 रुपए की, 100 रुपीज का प्रोडक्शन करने के लिए बदले में 100 रुपए का आपने क्या दे दिए? वेजेस दे दिए। पर इस बार जो हाउस होल्ड है उन्होंने डिमांड सिर्फ 70 कंज्यूमर गुड्स की है, यानी कि 70 रुपीज के ही बर्गर प्रोड्यूस होंगे। ये बाय मिस्टेक 100 लिख गया है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 70 आएगा। तो 70 रुपीज के कंजम्पशन गुड इन्होंने बनाया, और इन्होंने डिमांड 70 की थी, तो इन्होंने 70 का ही प्रोडक्शन किया। जो सर्विसेज तो ये कितने की तरह 100 का, तो बचा 30, तो 30 के ये क्या बनाएंगे? कैपिटल गुड्स बनाएंगे, और बदले में जो इन्होंने जो पेमेंट करेंगे ये 70 का ही करेंगे, क्योंकि गुड्स सर्विसेज इन्होंने डिमांड 70 की, तो गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने 70 रुपीज का परचेज कर लिया। बदले में जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो कितने का करेंगे? 70 रुपीज का ही करेंगे। तो इनकी इनकम थी 100, इन्होंने एक्सपेंडिचर किया 70 का, तो 30 रुपीज बच गए, वो इन्होंने बैंक में सेविंग कर दी। तो अब जो 30 रुपीज की सेविंग की है, ये कोई ना कोई इनमें से ही कोई हाउस होल्ड जाके लोन से एंटरप्राइजेस खोलेगा और उसकी मशीनरी को खरीद लेगा 30 रुपीज में, कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा जो कि हाउस होल्ड का ही पार्ट होगा, तो जाके एंटरप्राइजेस खोलेगा। अब उस 30 रुपीज से वो मशीनरी खरीदेगा लोन पे, और फिर वो प्रोडक्शन शुरू करेगा। तो ऐसे इकोनॉमी ग्रो करती है। तो यानी कि जो सेविंग होती है वो हमारा कैपिटल गुड्स को फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और सेविंग हमेशा, जो कैपिटल गुड होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो कि कैपिटल गुड्स है। तो हमने टोटल प्रोडक्शन कितना किया? 100 रुपीज का, और इसमें कंजम्पशन गुड कितना है? 70, यानी कि बर्गर। बचा 30 रुपीज क्या है? वो हमारा कैपिटल गुड है, और वो कैपिटल गुड ही इन्वेस्टमेंट माना जाता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो कि कैपिटल गुड्स है। तो वो हमारा 30 क्या हो गया? हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल गुड्स, ये नहीं कि आपने शेयर मार्केट में या डिबेंचर में या बॉन्ड्स में इशू इन्वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता इकोनॉमी में। इकोनॉमी में सिर्फ कैपिटल प्रोडक्शन को ही इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और इन्वेस्टमेंट, सेविंग और कैपिटल गुड ये तीनों इक्वल होते हैं। इन केस आपका कोई एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है और कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, इन तीनों केस में ये इक्वल होंगे। और अगर ये है भी
अगर मान लिया एक्सटर्नल सेक्टर भी आ जाता है, उसमें गवर्नमेंट भी आ जाता है, तो थोड़ा स्लाइड चेंज आएगा, बाकी जो रिलेशन होगा वो सेम ही रहेगा। यानी कि सेविंग बढ़ेगी तो आपका कैपिटल गुड्स भी बढ़ेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो ये तीनों रिलेशन ट्रू होल्ड करता है हर केस में। कि अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसको सेविंग्स करनी पड़ेगी, सेविंग्स करेंगे तो आपका कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन होगा या प्रोडक्शन होगा, वो आपको प्रोडक्शन में इंक्रीज करेगा, तो आपका कैपिटल गुड्स बढ़ेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो जो चाइना ने बीट किया इंडिया को, क्योंकि चाइना और इंडिया अराउंड 1980s में और अराउंड एक साथ ही थे, मतलब लगभग एक बराबर ही थे इकोनॉमी के मामले में। पर जो चाइना ने ऐसा स्पेशल क्या किया कि वो चाइना इंडिया से बहुत आगे बढ़ गया, तो उन्होंने ये किया, इन्होंने सेविंग्स ज्यादा की। सेविंग्स के बाद जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन है वो उनका अराउंड 40% था, और जो इंडिया का 2023 में जो कैपिटल गुड का फॉर्मेशन है यानी कि इन्वेस्टमेंट है वो 30% है, जो कि अराउंड 16-17 के पास 20% हो गया था, क्योंकि वो डिमोनेटाइजेशन आ गया था, तो लोगों ने पैसा होल्ड करना शुरू कर दिया था कैश के फॉर्म में रेदर देन पुटिंग इन बैंक। 1950 के पास जो इंडिया का जो सेविंग रेट्स था वो अराउंड 5% था, तो हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करने की जरूरत थी, तो उसके बाद से हमारा सेविंग रेट्स इंक्रीज होता गया और आज हम अराउंड 30% है। और चाइना जो ग्रो किया वो इसलिए किया क्योंकि 90s के टाइम में ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तो जो ग्लोबल डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी और कंज्यूमरिज्म एकदम से बढ़ा था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था उस टाइम, और उसका फायदा उठाया चाइना ने कंसिस्टेंटली 40% कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए और अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करता गया और एक्सपोर्ट करता गया और फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी बन गया। पढ़ते हैं मेथड्स टू कैलकुलेटिंग जीडीपी। ये हम पढ़ चुके हैं, पहला हमने पढ़ा प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन हुआ था 100 रुपीज का, उसमें से इनपुट क्या है, हमारे पास 0 था, तो 100 में से 0 माइनस कर दिया, तो 100 हमारा प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी आ गई। देन एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर हमने क्या करा था, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। तो हमने अज्यूम किया था कि पहले केस में हमने अज्यूम किया था ना तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर है ना कोई एक्सटर्नल सेक्टर है, तो इस केस में क्या हो गया, सिर्फ हमारे पास कंजप्शन है, सी इज इक्वल्स टू 100 रुपीज का कंजप्शन किया, तो वही हमारी जीडीपी हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 0 है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी 0 था। सेकंड केस में इन्वेस्टमेंट 30 रुपीज का था, तो उस केस में गवर्नमेंट कंजम्पशन हाउस होल्ड का कितना था, वो 70 रुपीज था, और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 30 रुपीज, तो 100 हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अभी भी 0 है और इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स वो भी 0 है, तो इस केस में भी हमारा 100 रुपीज की जीडीपी आएगी। देन थर्ड केस इनकम मेथड, इनकम मेथड हमने पढ़ा इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस और तीसरा क्या, प्रॉफिट। इन तीनों चारों को कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारा 100 रुपीज ही आएगा। तो हम जो हमारे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी होता है वो तीनों केस में एक ही आता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रिलेटेड टू सर्कुलर फ्लो या जीडीपी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मेथड हमने अभी पढ़ा है, देन इनकम मेथड भी होता है, देन एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है, डिमिनिशिंग मेथड कुछ नहीं होता, तो ये आंसर नहीं है, यानी कि आंसर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा नहीं है, तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और वेजेस नहीं है। वेजेस क्या है, हमारा फैक्टर पेमेंट है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर पेमेंट है। देन आ गया विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ये कितना है 54% है। सेकेंडरी सेक्टर हमारा अराउंड 27% है और जो प्राइमरी सेक्टर है वो हमारा अराउंड 17% है। प्राइमरी सेक्टर में आता क्या क्या है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, और भी जो मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है, माइनिंग, क्वेरिंग, जो भी नेचर से हमें प्रोड्यूस होता है वो सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। देन आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। टर्शरी सेक्टर में आपके सर्विसेज आते हैं, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब आपका टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। तो इनकम में सबसे ज्यादा हेल्प आपको ये करता है, 54%, अराउंड 27% एंड 17%।
टोटल 100 होगा, आप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कैलकुलेट कर लेना। और अगर ये कंट्रीब्यूशन इन इनकम है और कंट्रीब्यूशन अगर इन एम्प्लॉयमेंट होता तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा हेल्प करता है अपन को प्राइमरी सेक्टर। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द वर्क इज एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो हाउसवाइफ वर्क्स ये जीडीपी में काउंट नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, फाइनल मार्केट वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि माँ का प्यार वैसे भी अनमोल होता है। द नेक्स्ट, अ टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड, तो ये भी कोई फाइनल मार्केट वैल्यू नहीं होती, तो ये भी नहीं आएगा। देन द वैल्यू ऑफ रीसेल ऑफ ओल्ड शेयर्स, ये मैंने बता दिया आपको, जीडीपी में वैसे भी शेयर्स काउंट नहीं होते, और दूसरी बार ओल्ड रीसेल की बात हो रही है तो ये वैसे काउंट नहीं होगा। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस बाय एन आर्टिसान, तो आर्टिसान होते हैं ये, मान ले आर्किटेक्चर हो गया, कोई लेबर हायर किया, जो भी हायर किया अपन ने, तो इनको आपको मनी देना पड़ेगा, इनकी वेजेस देनी पड़ेगी, तो ये आंसर होगा इसका। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।